हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडएक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 10th चैप्टर सर्कल। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था सर्कल क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2, टेंजेंट की कंडीशन, कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं जब पॉइंट सर्कल पर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 10.1 और ये जो हमारी थर्ड वीडियो इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 10.2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस पूछ रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग चलता है, कह रहा है एक सर्कल बनाओ। पहले देखिए, अब पहले सर्कल ड्रॉ करा, रफ डायग्राम होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते, क्वेश्चन को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं बस। ये एक सर्कल ड्रॉ करा, ये सर्कल अभी भी उतना बेटर नहीं बना, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करा। अब देखिए आगे क्या कहा है, कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट Q है, उस पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है, वो टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ये हो गई मेरी टेंजेंट। फिर आगे देखिए आगे क्या है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर को मान लेते हैं, जो डिस्टेंस है Q का सेंटर से वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। देखिए फिर कह रहा था रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस पूछ रहा है, इस पॉइंट को P मान लिया तो हमें रेडियस बतानी है, मतलब OP बतानी है। देखिए गिवन में क्या है, गिवन में आपको दे रखा है PQ 24 सेंटीमीटर, OQ 25 सेंटीमीटर। टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड में करना है PO, रेडियस बतानी है, रेडियस है PO। तो बाय थ्योरम 10.1 हमें पता है जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन पे। ये चीज हम प्रूव भी कर चुके हैं, टेंजेंट लाइन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एंगल, इंप्लाइड एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या देता है, इंप्लाइड ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है OP प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है PQ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहता है, OQ का स्क्वायर। अब पुट कीजिए, PO की वैल्यू अननोन है, PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, OQ की 25, यूनिट बाद में रख लेंगे। OP होल स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। 24 के स्क्वायर का मतलब है 24 इंटू 24, तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको पता लगेगा 576। और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ये भी 25 इंटू 25 करोगे तो पता लग जाएगा 625। अब देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में 576, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, तो OP होल स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576, OP होल स्क्वायर इक्वल टू ये 25 और 24 49, OP स्क्वायर रूट 49 और OP की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। और OP क्या थी, रेडियस, तो हमें रेडियस पता लग गई, इस सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर तो A इज करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 10.11 इफ द TP एंड TQ आर टू टेंजेंट। ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें कह रहा है TP और TQ टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर हो, एक सर्कल की जिसका सेंटर हुआ है, एंड POQ कितना है 110 डिग्री, देन PTQ पूछ रहा है, PTQ ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ओके, तो देखिए बाय सॉल्यूशन, बाय थ्योरम
बाय थ्योरम 10.1। 10.1 से हमें क्या पता है, जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन पे, टेंजेंट लाइन। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये दोनों एंगल, एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री होंगे, इंप्लाइज एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए POQT क्या है, एक कोऑर्डिनेटर, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, तो हम कह सकते हैं फोर साइड, फोर्थ साइड हम कह सकते हैं POQT इज आ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के बारे में खास बात क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T कितना होगा, 360 डिग्री। अब एंगल P की वैल्यू 90 है, एंगल O जो कि हमें ये दे रखा है, ये रहा POQ, ये एंगल O की बात हो रही है 110। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो POQ, ये भी गलत नहीं है, और T को ऐसे लिख सकते हो PTQ, PTQ। एंगल Q कितना है, 90 डिग्री, एंगल PTQ अननोन है, और ये कितना हो गया ऐड करके 290 प्लस PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। 290 क्या है, प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। PTQ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290, और एंगल PTQ की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पहला ये था जिसमें आपको ये दो साइड दे रखी थी ट्राइंगल की, और राइट एंगल ट्राइंगल है, थर्ड साइड पूछी थी, जो तीसरी साइड थी वही रेडियस थी। और दूसरे में आपको दे रखा था एक कोऑर्डिनेटर जिसके तीन एंगल नोन थे, चौथा निकालना है वो अननोन था। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर 360 डिग्री, ये प्रॉपर्टी यूज करके निकाल लिया। आप ये नोट डाउन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कहा गया इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P। ओके, एक सर्कल हमने ड्रॉ करा सबसे पहले, उसके बाद कहा गया है दो टेंजेंट, एक का नाम है PA, एक का नाम है PB, जो P से निकली है। ओके, P बनाया, एक टेंजेंट PA हो गई, PA, एक टेंजेंट हो गई PB। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O, सर्कल का सेंटर कितना है O, are inclined to each other at angle 80 डिग्री, दोनों एक दूसरे पे 80 डिग्री पर इंक्लाइन है, then POA is equal to POA, ये एंगल आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा। अगर आपको ये एंगल पता लग गया तो बस क्वेश्चन फिनिश। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। मैंने एक ट्राइंगल लिया है AOP, एक ट्राइंगल लिया है BOP। आपको पता है रेडियस तो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो देखिए PA इक्वल टू PB, ये कैसे हो गया, बाय थ्योरम 10.2 थ्योरम में हमने प्रूफ करा था कि दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती हैं। ये क्या हो गया, कॉमन, PO इक्वल टू PO कॉमन, दोनों ट्राइंगल में PO, और ये रेडियस AO इक्वल टू BO। क्यों, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर सेम सर्कल की रेडियस होंगी तो इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, अगर आपने इतना कर लिया है तो आप CPCT से डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए APO, A पहले A फिर P फिर O, APO इक्वल टू वही सेम पैटर्न लगाना है, BPO
बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हम कह सकते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे को ढक लेंगे, अगर ढक लेंगे तो ये वाला एंगल किसको ढक लेगा, इस वाले एंगल को, ये दोनों एंगल आपस में ढक लेंगे तो दोनों बराबर हो गए। अब बताइए आपको दिया क्या था, गिवन में दिया था ये एंगल 80 डिग्री है, तो आपको दिया था ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री गिवन में था ये। और ए पी बी को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, ए पी ओ प्लस बी पी ओ, मैं ए पी बी को लिख सकता हूं, ए पी बी को ए पी ओ प्लस ए पी ओ में मैंने ये वाला एंगल कवर कर दिया, ये वाला एंगल जो मैंने शेड कर दिया है ए पी ओ, ये वाला एंगल बचा है बी पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज बी पी ओ इक्वल टू ए पी ओ। देखिए ये पूरा एंगल 80 था, मैंने ए पी बी को ब्रेक करके लिखा ए पी ओ बी पी ओ, और बी पी ओ ए पी ओ के बराबर है, तो मैंने बी पी ओ की जगह ए पी ओ ही लिख दिया। अब देखिए आगे वाला पार्ट में यहां पर कर रहा हूं, ये हमारा बन गया 2 ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80 होल डिवाइडेड बाय 2, एंगल ए पी ओ हो गया 40 डिग्री। तो अब आपको ये एंगल मिल गया है, ये एंगल कितना है 40 डिग्री। अब जरा इस ट्राइंगल को अलग से बना के देखते हैं। ऐसा कुछ ट्राइंगल है, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है ओ, ये दे रखा है पी, ए पी ओ हमारा आ गया 40 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, हमें ये निकालना है पी ओ ए, देखिए पी ओ ए निकालना है। तो इन ट्राइंगल ए पी ओ एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो वो यूज करा है। एंगल पी कितना है 40 डिग्री, एंगल ए पी ओ और एंगल पी दोनों एक ही है, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ओ अननोन है, और ये सॉल्व करके आ गया 130 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, और ये लेफ्ट हैंड साइड में 130 प्लस का, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 130, एंगल ओ इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ओ आ गया 50 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखो जो एंगल ओ है इसी को हम लिख सकते हैं पी ओ ए, इम्प्लाइड पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री। हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप वीडियो पॉज करके तरह नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे राइट हैंड साइड पे जो लिखा पड़ा है वो मिटाना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन मिटाना पड़ेगा। ओके, तो आपने अभी तक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको प्रूफ करना है, अगर ये एक सर्कल है और इसके डायमीटर ये रहा, ए बी एक डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो डायमीटर को ऐसी जगह बनाना पड़ेगा कि एरिया बराबर से लगे। वैसे रफ डायग्राम है ए बी। तो गिवन में क्या है हमें, और 2 टेंजेंट दे रखी हैं जो एंड पॉइंट पर है। ओके, तो एक टेंजेंट ये रही, इसको मान लेते हैं एक्स वाई, और एक टेंजेंट ये रही, इसको मान लेते हैं पी क्यू। तो देखिए गिवन में क्या है, गिवन में हमें दे रखा है एक्स वाई एंड पी क्यू आर 2 टेंजेंट्स ड्रोन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। हमें ऐसा दिया है, और ये क्या है, इसे ओ अगर मैं मान लूँ, ओ सेंटर है, तो ए ओ बी इज आ वेयर, ए ओ बी इज आ डायमीटर।
तो हमें गिवन में दे रखा है कि दो टेंजेंट है जो एक डायमीटर के एंड पॉइंट पे बनी है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये दोनों टेंजेंट क्या होंगी, पैरेलल। हमें प्रूफ करना है ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगी। ओके, तो टू सो में क्या है, टू सो एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। आपको ये प्रूफ करना है एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल होगा। अब अगर एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल होगा तो दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, या तो एफ के अंदर वाले एंगल बराबर हो जाएं जिन्हें कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर जेड के अंदर वाले एंगल बराबर हो जाएं जिन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो मैं यहाँ पर जेड वाला यूज करूंगा, आप चाहो तो एफ वाला भी कर सकते हो। तो देखिए हम कह सकते हैं बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम में क्या था, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन पे, टेंजेंट लाइन, और ओ ए रेडियस है, ओ ए किस पे परपेंडिकुलर होगी, एक्स वाई पे। इस समय क्या पता लगा, एंगल ओ ए एक्स, एंगल ओ ए एक्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक रेडियस है, ओ ए रेडियस है और ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर ये टेंजेंट और ये रेडियस है तो परपेंडिकुलर होता है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ ओ बी भी एक रेडियस है, ये परपेंडिकुलर किस पे है, पी क्यू के। इस समय क्या पता लगा, एंगल ओ बी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ बी क्यू 90 डिग्री की रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, वी गेट एंगल ओ ए एक्स इक्वल टू एंगल ओ बी एक्स, ओ ए एक्स इक्वल टू ओ बी एक्स। और ये दोनों क्या है, क्योंकि ए बी तो एक लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों क्या मिलके, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। जेड के अंदर वाले एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। मैथ में जेड ऐसे भी माना जा सकता है, ऐसे भी, ये तो याद रखने के लिए बताया, अल्टरनेट एंगल होता है, चाहे 90 डिग्री हो, ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाए तो वो लाइनें पैरेलल होती हैं। देखिए दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए, अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए तो लाइनें पैरेलल। इसका मतलब एक्स वाई पैरेलल पी क्यू। अब एक्स वाई और पी क्यू क्या थे, टेंजेंट, इंप्लाइज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इतना नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूफ करना है कि अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, टेंजेंट है, ये सर्कल है, इसका जो कॉमन पॉइंट होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहा जा रहा है प्रूफ करिए, अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जैसे एक्स वाई आपने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर सेंटर से ही गुजरेगा, आपको ये प्रूफ करना है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ होगा। जैसे आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रूफ करा था √2 इज अ इरेशनल नंबर। हम पहले उसे मान के चलते थे लेट इट पॉसिबल √2 इज रैशनल नंबर, फिर हमें आगे चल के कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता था, कुछ ऐसी चीज मिल जाती थी जो ट्रू नहीं थी। तो अगर √2 एक रैशनल नंबर नहीं है तो बची इरेशनल। वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर से पास ना हो। देखते हैं हमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है या नहीं। तो सॉल्यूशन, लेट इफ पॉसिबल देयर इज एक्स वाई इज अ perpendicular that does not perpendicular at point of contact, at point of
contact that does not pass through सेंटर O। तो मैंने मान लिया कि एक ऐसा परपेंडिकुलर है जिसको मैंने नाम दिया है XY, एक ऐसा परपेंडिकुलर है जिसको मैंने नाम दिया है XY, ये एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो सेंटर से पास नहीं हो रहा। लेट इट पॉसिबल, मैंने ऐसे मान लिया कि ये जो हमारा XY है ये एक ऐसा परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो सेंटर से पास नहीं हो रहा। अब अगर ये ऐसा है तो हम पढ़ चुके हैं बाय थ्योरम, और ये जो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे मान लेते हैं P। बाय थ्योरम 10.1 वी नो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन पे, टेंजेंट लाइन। वी नो रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन बाय थ्योरम 10.1। तो मैं एक रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गई मेरी एक रेडियस। इस रेडियस को क्या नाम देते हैं? इस रेडियस का नाम हो गया ओपी। ओपी एक रेडियस सेंटर से गुजर गई ओपी, तो हम कहेंगे ओपी परपेंडिकुलर किसके होगी? एबी के। हमसे कहा जा रहा है हमें प्रूफ करना है कि अगर एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से तो वो सेंटर से गुजरेगा। अगर ऐसी चीज आपको प्रूफ करनी हो जो चीज पहले से ही सही हो तो हम कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से प्रूफ करते हैं। मैंने मान लिया लेट इट पॉसिबल देयर इज XY इज अ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। अगर ये सेंटर से पास थ्रू नहीं हो रहा है, जो परपेंडिकुलर है XY ये सेंटर से पास थ्रू नहीं हो रहा, ये पॉइंट है X। तो हम थ्योरम 10.1 से क्या कर सकते हैं? रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन, तो PO क्या हो गई? PO परपेंडिकुलर हो गई AB के। और देखिए वी नो ऑलरेडी हमें ऑलरेडी पता है कि जो XY है XY भी परपेंडिकुलर है AB के। अगर XY AB के परपेंडिकुलर है तो इससे हमें क्या मिलेगा? अगर XY परपेंडिकुलर है AB के, इसका मतलब ये जो एंगल है देखिए AYX ये 90 डिग्री होगा, और रेडियस भी परपेंडिकुलर है AB के, इसका मतलब APO ये भी 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इस डायग्राम को देखिए। हमने दे रखा है कि जो XY हो परपेंडिकुलर है, अगर XY परपेंडिकुलर है तो AYX 90 डिग्री, ठीक है। और अब मैंने एक कंस्ट्रक्शन करी है जिसमें रेडियस तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो APO भी कितना हो गया? APO ये भी 90 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला? एंगल APO इक्वल टू एंगल APX। ये देखिए जो AYX है एक्चुअल में APX ही है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि Y जो पॉइंट है वो पॉइंट ऊपर है, तो APY कह लो वो भी 90 है, या APO कह लो वो भी 90 है, APX कह लो वो भी 90 है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या कहा है। हमें प्रूफ करना है कि जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा। तो ये चीज तो पहले से ही हमें पता ही है, पर अगर ये चीज जो चीज ऑब्वियस होती है पहले से ही पता होती है, वो प्रूफ करने का तरीका होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो लेट इट पॉसिबल देयर इज XY इज अ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर O। तो मैंने एक YX बना लिया, YX क्या है? O से पास नहीं हो रहा। बाय थ्योरम 10.1 हमें पता है रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो OP क्या हो गया? OP मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के, इसका मतलब APO 90 डिग्री। हमें पहले से पता है कि XY क्या है? परपेंडिकुलर AB के। अगर XY AB के परपेंडिकुलर है तो APX या APY दोनों ही कितने होंगे? दोनों ही होंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एक लाइन सेगमेंट पे बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो APX भी 90 डिग्री
APO भी 90 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं दोनों बराबर है, क्यों? ईच आर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। अब अगर ये दोनों बराबर है तो ये तो तभी हो सकता है, देखिए APO APX ये तो तभी बराबर हो सकता है, तभी X और O एक दूसरे को ओवरलैप कर लें। इट इज ओनली पॉसिबल when point O and point X are coincide या कॉमन point O and point X are overlapped या कॉमन। अब अगर ऐसा हो गया इसका मतलब क्या है? अगर एंगल O एंगल X पे ओवरलैप कर रहा है, या एंगल O एंगल X दोनों कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अगर एंगल X एंगल O पे आ गया, इसका मतलब YX क्या हो गया? YX पासिंग थ्रू सेंटर। अगर हमने क्या माना था? हमने माना था कि XY एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है, जो सेंटर से पास थ्रू नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यहां पर लिख देता हूं, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है क्योंकि हम मान के चले हैं कि जो XY है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा, पर यहां पर आके हमें पता लग रहा है कि XY तो पासिंग थ्रू सेंटर है। इसका मतलब इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब हमने अजम्पशन किया था कि XY सेंटर से पास नहीं हो रहा, और ये रॉन्ग है। इंप्लाइड XY परपेंडिकुलर जो था पासिंग थ्रू सेंटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, लेंदी भी है और टफ भी है। लेंदी इसलिए कि आसानी से समझ में नहीं आता, काफी टाइम लगता है समझने। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट बार मैं आपको बता देता हूँ। आपको कहा गया था एक टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आपको प्रूफ करना है वो परपेंडिकुलर सेंटर से होके गुजरेगा। हमें पहले से पता है कि परपेंडिकुलर सेंटर से होकर गुजरेगा, पर अगर आपको ऐसी चीज प्रूफ करनी हो जो ऑब्वियस हो तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो मैंने मान लिया लेट इट पॉसिबल देयर इज XY द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट डज नॉट पास थ्रू सेंटर। अब अगर ये सेंटर से पास थ्रू नहीं हो रहा तो बाय थ्योरम 10.1 रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन के, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन के, रेडियस है OP और ये परपेंडिकुलर है AB के। इसका मतलब APO कितना हो गया? 90 डिग्री। तो मैंने लिखा, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि XY एक परपेंडिकुलर था टेंजेंट लाइन के, क्योंकि उसने कहा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब APX भी 90 डिग्री हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही 90 के बराबर है तो आपस में भी बराबर हो गए। अब खुद सोचिए, APX भी 90 है, APX और APO भी 90 है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गैप बढ़ गया ना। ये दोनों 90 तभी हो सकता है जब एंगल X O पर ओवरलैप कर जाए। एंगल ये जो X है, वर्टेक्स X है, ये जो पॉइंट X है O पे ओवरलैप कर जाए। और अगर ऐसा हो गया तो जो मेरा परपेंडिकुलर था YX वो सेंटर से गुजर जाएगा, क्योंकि O क्या है? वो सेंटर है। तो वही लिखा है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट O एंड पॉइंट X आर ओवरलैप्ड और कॉमन। इंप्लाइड XY अगर ये दोनों कॉमन हो गए, इसका मतलब X O पे ही आ गया, तो Y जो मेरा X है, YX क्या सेंटर से गुजर गया, XY पासिंग थ्रू सेंटर। और इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हमने क्या मान के चला था कि जो XY है परपेंडिकुलर वो सेंटर से पास नहीं होगा। इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन क्या है? रॉन्ग। और अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, हमने माना था कि XY सेंटर से पास नहीं होगा और ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब XY सेंटर से पास होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है
द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया, ये रफ डायग्राम है क्योंकि पास से कई बार डायग्राम उस तरीके से नहीं दिखता जितना दूर से क्लियर दिखता है और एक्यूरेट दिखता है। तो ये हमने पहले सर्कल ड्रॉ करा, इस सर्कल के बारे में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करा, आपसे कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है जिससे लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। टेंजेंट कितनी है, टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है, टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपको फाइंड क्या करना है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, क्या कुछ और पॉइंट दिया, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। ठीक है, आपको रेडियस निकालनी है। आपको गिवन में क्या है सॉल्यूशन, गिवन में आपको दे रखा है ए बी है 4 सेंटीमीटर, ए ओ है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड में क्या है, आपको बी ओ जो कि रेडियस है आपको फाइंड करनी है। तो देखिए बाय थ्योरम 10.1 से हमें क्या पता है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन पे, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, इंप्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है इस केस में, हमारा है बीओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बीओ प्लस बेस का स्क्वायर ए बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाला, एओ का स्क्वायर। बीओ की वैल्यू अननोन है, ए बी दे रखा है 4 और एओ दे रखा है 5। बीओ का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर देखिए 16 प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। बीओ का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 26, बीओ का स्क्वायर इक्वल टू 9, बीओ इक्वल टू √9, बीओ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बस हमें रेडियस बताना था, रेडियस पता लगा, बीओ क्या था रेडियस, तो इंप्लाइज रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। कहा गया था द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ एट अ डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको लोग टेंजेंट समझ लेते हैं, टेंजेंट नहीं है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो पॉइंट है ना ये, वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, ये है टेंजेंट की लेंथ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। तो ये आसानी से हो गया, आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहा जा रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर कॉमन होता है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए ये जो कॉर्ड है, ये लार्ज सर्कल की कॉर्ड है और स्मॉल सर्कल को टच कर रही है, ऐसा कहा गया है। देखिए टच द स्मॉलर सर्कल, मतलब टेंजेंट हो गई। गिवन में क्या है, गिवन में आपको दे रखा है ए बी इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ये चीज आपको गिवन में दे रखी है। और आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है। लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो आपको और क्या दिया हुआ है गिवन में, ओ ए रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
एंड ओपी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो देखिए बाय थ्योरम 10.1 से हम जानते हैं रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। इसका मतलब क्या है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी क्या है, ओपी रेडियस है स्मॉलर सर्कल की और ए बी टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल इंप्लाइज एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हो गया, ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इससे हमें पता लग गया ए ओ पी ट्राइंगल ए ओ पी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू एपी का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ओ ए का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 3, एपी अननोन है, और ये ओ ए दे रखा है 5। अब इधर देखिए ये कितना हो गया, 9 एपी का स्क्वायर, 9 एपी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। ये 9 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, एपी का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, एपी का स्क्वायर इक्वल टू 16, और एपी क्या हो गया, स्क्वायर रूट 16 जो होता है 4 सेंटीमीटर। सारी चीज यूनिट सेंटीमीटर में थी तो मैंने भी यूनिट लिख दी। अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब ए बी फाइंड करना था। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। चाहो तो ऐसे, चाहो आप कर सकते हो सिमिलरली जैसे आपने एपी निकाला 4, वैसे ही बीपी भी कितना हो जाएगा, बीपी भी 4 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये 5 है, 3 ये 4 निकल गया, सेम ये 5 है और ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से फिर से वो 4 निकल जाएगा। तो हमें निकालना है ए बी क्या है, कॉर्ड की लेंथ। तो ये क्या होगा, ए बी निकालने के लिए एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, एपी भी 4 है, बीपी भी 4 है, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर, कॉमन कॉर्ड की लंबाई 8 सेंटीमीटर ये आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है अ कोऑर्डिनेटर ABCD ड्रोन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर 10.12 प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। मतलब आपको प्रूफ करना है अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, अपोजिट साइड का सम, दोनों पेयर का अगर आप अपोजिट साइड का सम करो, एक पेयर ये ना अपोजिट साइड का, इस पेयर का सम करो और ये दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड इसका सम कर दो, इक्वल होता है, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें 10.2 थ्योरम यूज होगी और ये जो मैं कर रहा हूँ उस पैटर्न को ध्यान रखना, अभी बताता हूँ क्या। बाय थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स drawn from an external point to circle are equal। तो देखिए आपको ऐसे याद रखना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ए बी चाहिए, क्या चाहिए, ए बी। तो बताइए ए बी के लिए आपको ए पी चाहिए, ठीक है। तो ए पी किसके बराबर होगा, ए पी बराबर होगा ए एस के। ऐसा क्यों, क्योंकि थ्योरम 10.2 कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाए, इस एस को यहाँ पर लिख देते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो टेंजेंट बराबर होती है। तो ए पी बराबर ए एस। अब आप कुछ भी नहीं ले सकते कि आपका मन करा सी क्यू बराबर सी आर ले लिया, हमें थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, हमें ए बी बनाना है। तो ए पी तो मिल गया, ए पी मिल गया, मुझे पी बी चाहिए, ठीक है। पी बी किसके बराबर होगा, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट खींची जा रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ये इक्वल है तो एपी किसके बराबर हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा बी क्यू के। वैसे रफ डायग्राम है, एपी इक्वल टू
बी क्यू। तो तब आप ये दोनों इक्वेशन जोड़ोगे तो ए पी प्लस पी बी, आपको ए बी मिल जाएगा जो चाहिए भी था। और लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए सी डी। अब देखिए सी डी के लिए मुझे चाहिए सी आर और आर डी। तो बताइए सी आर किसके बराबर है? सी आर इक्वल टू, सी आर किसके बराबर होगा? सी क्यू के। सी क्यू, क्योंकि सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट खींची जा रही है सर्कल पे जो इक्वल होंगी। और आर डी किसके बराबर होगा? आर डी इक्वल होगा डी एस के। फिर से क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट खींची जा रही है सर्कल के ऊपर, और अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींची जाए एक्सटर्नल पॉइंट से तो बराबर होती है। हम प्रूफ कर चुका है थ्योरम 10.2। अब आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस आर डी। राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगी ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए ए पी और पी बी मिल गया तो क्या बनेगा? ए पी प्लस पी बी, ये मिल जाएगा पूरा ए बी हो गया। अब ये देखिए सी आर प्लस आर डी मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? सी डी। अब यहाँ पर देखिए ए एस, इस दोनों में बी कॉमन है तो मिल सकते हैं। देखिए बी क्यू प्लस क्यू सी, ये मिल जाएगा तो क्या बनेगा? बी क्यू सी क्यू मिलके बन जाएगा बी सी। और एडिशन में तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, तो मैं डी सी को आगे भी लिख सकता हूँ। कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, यहाँ पर एसोसिएटिविटी लग रही है, यहाँ मैं इन दोनों को पलट के लिख रहा हूँ। मैं ए एस और इसको लिख दिया डी एस इक्वल टू बी सी। अब ए एस और डी एस को मिलाइए, ए एस और डी एस जोड़ के आ जाएगा ए डी। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, ये दोनों मिलके क्या हो गए? ए एस डी एस ए डी प्लस बी सी। हैंस प्रूव्ड। अब ये सवाल प्रूफ करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ए बी और ए सी है, ए बी और सी डी है। तो आपको क्या करना है? ए बी बनाने के लिए सोचना है। आप कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपने इसे पलट के लिख दिया, सी क्यू ऐसे लिख दिया, सी आर ऐसे लिख दिया, तो ऐड नहीं होंगे आसानी से, आप कंफ्यूज हो सकते हो, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ये समझ के चलना है कि ए बी चाहिए ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए बी किससे बनेगा? ए पी से और पी बी से। तो देखिए मैंने स्टार्ट ही ऐसे करा है, ए पी किसके बराबर है? ए एस के। और पी बी किसके बराबर है? पी बी बराबर है बी क्यू के। तो इससे तो मुझे ए बी मिल गया, ऐसे सोच के चलना है। इन दोनों से मुझे ए बी मिल गया। अब चाहिए सी डी के लिए, सी डी के लिए मुझे चाहिए सी आर और आर डी। तो देखिए मैंने सी आर लिखा है, सी आर किसके इक्वल हो गया? सी क्यू के। और आर डी किसके हो गया? डी एस के। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के, लेफ्ट हैंड साइड को अरेंज करते हुए चलना है। अगर आप कुछ भी मान लोगे, जैसे अगर आपने इसे पलट के लिख दिया, तो ये बी क्यू यहाँ पर किसी से भी ऐड नहीं होगा, कोई लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये याद रखना। दूसरी साइड का तो लिख लोगे, 4 याद रख सकते हो। और ये केवल प्रूफ याद मत रखो, इसे एज अ रिजल्ट याद करो। जैसे कई बार 1-1, 2-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक सर्कल दे देगा और एक कोऑर्डिनेटर दे देगा इस तरीके से, और ये दे देगा ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और एक्स की वैल्यू पूछेगा। तो मैं आपको चाहता हूँ वीडियो पॉज करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैं करता हूँ। अगर आप बता पाए तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो देखिए अभी मैंने क्या प्रूफ करा है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। इसका मतलब 7 + 6 = 10 + x। ये कितना हो गया? 13। ये हो गया 10 + x, और x की वैल्यू क्या आ गई? 13 - 10, x बराबर आ गया 3। वैसे भी देख सकते हो, ये दोनों जोड़ के 13, 13, तो ये दोनों जोड़ के भी 13 आना चाहिए, तो x की वैल्यू 3। तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। अगर आपको प्रूफ करना आता है पर आपको रिजल्ट नहीं याद, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इतना नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है इन फिगर 10.13 XY एंड X' आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। देखिए XY एंड X' आर 2 पैरेलल टेंजेंट
टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये दोनों टेंजेंट सर्कल की पैरेलल टेंजेंट है जिस सर्कल का सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट, और एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जो सर्कल को सी पर टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए पर, एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पर। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, हमें प्रूफ करना है ये 90 डिग्री होगा, ये दिया नहीं, हमें प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपने अगर ये लेक्चर देखने से पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का लेक्चर देख के इस वीडियो को देखें। मैं पहले से यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ लेक्चर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, तो बाकी अगर आपको आता है तो आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए गिवन में क्या है, गिवन में आपको दे रखा है एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स, ये आपको गिवन में, ये तीनों टेंजेंट्स है। इस एक्स को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ओके, ये तीनों ही टेंजेंट है, ये आपको गिवन में दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है, या 2 प्रूफ करना है। टू प्रूफ में हमारे पास है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ओ को सी से ज्वाइन करा, तो हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ज्वाइनिंग पॉइंट ओ टू, या विद पॉइंट ओ विद पॉइंट सी, पॉइंट ओ को पॉइंट सी से ज्वाइन करा। अब देखिए आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ओ पी ओ ए, एक सी ओ ए, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ ए। देखिए आपको क्या क्या चीज गिवन में दे रखी है, पी ओ किसके बराबर है, सी ओ के, पी ओ इक्वल टू सी ओ, क्यों, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, अगर एक ही सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होंगी। और देखिए एओ क्या है, कॉमन, एओ इक्वल टू एओ, कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में साइड कॉमन है। और एक चीज और चाहिए आपको, देखिए पी किसके बराबर होता है, सी ए के, ये भाई तो थोड़ा साइड में सी ए, पी ए इक्वल टू सी ए, ऐसा क्यों, मैंने क्यों कहा पी ए सी ए के इक्वल होता है, बाय थ्योरम 10.2 थ्योरम में मैं आपको बता चुका हूं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, दो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए सर्कल पर तो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती है। अब देखिए एक ट्रायंगल की तीनों साइड, पी ए बराबर हो गया सी ए के, पी ओ बराबर हो गया सी ओ के, और ए ओ कॉमन, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो गई, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ ए बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। और अगर हमने ऐसा लिख दिया तो अब सिंपलिसिटी से हम लिख सकते हैं पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इक्वल किसके हो जाएगा, सी ओ ए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे, एक दूसरे का ही शेप और साइड होगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल को ढक लेगा। ये जो मैंने एंगल बोला है पी ओ ए, ये वह कवर कर लेगा सी ओ ए को, तो वही लिखा है पी ओ ए। आप यहाँ पर पैटर्न भी देख सकते हो, किसके इक्वल होगा, सी ओ ए बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का फुल क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए मैंने आपको अपने कॉन्ग्रुएंसी वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, उसमें मैंने आपको सीपीसीटी की फुल फॉर्म और ये इस स्टेटमेंट की 6 मीनिंग होती है, वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा, एक बार अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वो लेक्चर जरूर देख लें, अगर समझ में आ रहा है तो नीड नहीं है वो लेक्चर देखने की। तो देखिए पी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए बाय सीपीसीटी। अब अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं सिमिलरली हम कह सकते हैं ये जो एंगल है
इस 90 को हटा देते हैं। ये जो एंगल है ये वाला, मैं इसे और भी ज़्यादा बाहर कर रहा हूँ, डैश्ड और शेडेड, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये मैंने क्यों कहा है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? देखिए जैसे आपने ये करा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, दोनों की रेडियस बराबर थी, ये टेंजेंट भी बराबर थी, ये कॉमन थी। ठीक इसी तरह हम इन दोनों ट्रायंगल में भी कर सकते हैं। आप चाहो तो कर लो, ऐसे इसकी नीड नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल COB, ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये वाला ट्रायंगल COB एंड QOB कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए OQ किसके बराबर हो गया? OC के। OB कॉमन है, और QB किसके बराबर हो जाएगा? CB के। तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर होगी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक वैसे ही जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय CPCT से हम क्या लिख सकते हैं? बाय CPCT। ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है? SSS कॉन्ग्रुएंसी। देखिए ये वाली साइड OC OQ के बराबर हो जाएगी, बोथ आर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। OB कॉमन हो जाएगी, कॉमन साइड, और QB इक्वल टू CB हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B। अगर B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए सर्कल पर, तो दोनों बराबर होती हैं। तो बाय CPCT से हमें क्या मिल गया? अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसको कवर अप कर लेगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल COB इक्वल टू एंगल QOB। अब इसे मान लीजिए इक्वेशन 2, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 और ऐड कर दीजिए। एडिंग, अभी एडिंग से पहले हम एक काम करते हैं। बताइए POQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर इस सर्कल का डायमीटर है तो ये एक लाइन सेगमेंट भी है, और लाइन सेगमेंट के ऊपर बनने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल POA, ये हो गया POA, COA प्लस COB प्लस QOB, ये सारा जोड़ के कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ये कैसे हुआ? देखिए आपको दिया हुआ है POQ क्या है? POQ एक डायमीटर है, डायमीटर। और अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर के ऊपर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है? क्योंकि डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट के ऊपर बनने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर्स, अगर दो एंगल होते हैं एक लाइन या लाइन सेगमेंट के ऊपर बनता है। तो ये जो चारों एंगल है, ये POA, COA, COB, QOB, ये चारों एंगल लाइन सेगमेंट के ऊपर बन रहा है, तो इनका सम आना चाहिए 180 डिग्री। अब देखिए हमें अंदर वाला एंगल प्रूफ करना था 90 डिग्री, हमें पूरा एंगल प्रूफ करना था 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल बनाने के लिए मुझे इन दोनों एंगल की जरूरत है। कौन सा है वो? COA और COB। तो देखिए मेरे को इस एंगल POA और QOB की कोई नीड नहीं है, इन दोनों एंगल की कोई नीड नहीं है। तो मैं POA को क्या करूं? POA किसके बराबर है? POA बराबर है COA के। तो मैं POA की जगह लिख सकता हूं COA, और COA की मुझे नीड है, COA नहीं, चेंज करूंगा COA। ये 90 जो मुझे प्रूफ करना है COA उसका पार्ट है, तो इसे नहीं बदलूंगा। फिर देखिए COB मुझे इसकी नीड है, तो COB ऐसे ही रहेगा। फिर आ गया QOB किसके बराबर है? देखिए इक्वेशन 2 को, QOB किसके बराबर है? COB के। तो मैं लिख सकता हूँ QOB की जगह एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2 से मैंने चेंज कर दिया। QOB किसके बराबर था? QOB COB के, और POA किसके बराबर था? POA था COA के। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया? 2 एंगल COA प्लस 2 एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, COA प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा।
अब ये वाला पार्ट देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 2 डिवाइड में चला गया, एंगल COA प्लस एंगल COB, COA COB 2 डिवाइड में चला गया, 180 डिग्री बाई 2 जो कैंसिल आउट हो गया 90 डिग्री। और COA और COB को जोड़ते हैं, COA ये पोर्शन, COB ये पोर्शन, अगर मैं इन दोनों पोर्शन को जोड़ूंगा, COA इतना पोर्शन है, COB ये वाला पोर्शन, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा पोर्शन बन जाएगा। अगर मैं COA को और COB को, COA में ये वाला रीजन आ गया और COB में ये वाला रीजन आ गया, अगर मैं इसे जोड़ूँ तो पूरा रीजन बन जाएगा जो है AOB। तो ये दोनों जोड़ के आ गया AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैं प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने इससे पहले कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार देखे गए। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया, सिमिलरली आप भी ऐसा पेपर में कर सकते हो। अगर आप फिर भी चाहते हो कि ये कैसे हुआ तो बहुत आसान है, देखिए लिख लीजिए, इन ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल QOB। देखिए CO किसके बराबर हो जाएगा, CO बराबर हो जाएगा QB के, CO किसके बराबर हो जाएगा, CO बराबर हो जाएगा QO के, QO क्योंकि बोथ आर रेडियई। ऐसे ही OB तो दोनों में कॉमन है, OB दोनों में कॉमन है। और देखिए QB किसके बराबर हो जाएगा, CB के, QB इक्वल टू हो जाएगा CB के। तो फिर आप लिख सकते हो S दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप सिमिलरली की जगह ये चीज़ यूज कर सकते हो चाहो तो, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा, आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ, या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जो राइट बोर्ड पे लिखा है मुझे वो मिटाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। देखिए सवाल समझिए, सवाल क्या है। कहा गया है एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक हमारे, ये रफ डायग्राम बना होता है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पॉइंट को मान लेते हैं P। तो कहा गया प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, इस पॉइंट से, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, दो टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ की गई, P से दो टेंजेंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फिगर, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये रहा सेंटर, ये जो एंगल है जो दोनों टेंजेंट के बीच में बन रहा है, ये रहा एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये किसका सप्लीमेंट्री है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ये जो लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये एंगल और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एंड द एंगल लाई बिटवीन टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर आर सप्लीमेंट्री। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। अब मैं अगर आपसे पूछूं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबसे पहले सॉल्यूशन, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर said to be supplementary angles if sum of both of them is 180। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तब जाके हम उन एंगलों को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब एंगल P प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कितना ईजी है। सबसे पहले बताइए एंगल A क्या होगा, एंगल A होगा 90 डिग्री,
और एंगल बी क्या होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों कहा, बाय थ्योरम 10.1 हम जानते हैं जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इसका क्या मतलब हो गया, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि देखिए ओ ए जो कि रेडियस ऑफ परपेंडिकुलर है ए पी के। ऐसे ही एंगल बी भी 90 डिग्री, ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेडियस है ओ बी किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट बी पी के। अब बताइए कोऑर्डिनेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। सम तो मैं लिख रहा हूँ एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री होता है। 180 डिग्री किसका होता है, ट्राइंगल का। अब एंगल P अननोन है, एंगल A 90 डिग्री, एंगल O अननोन है, एंगल B 90 डिग्री और 90 प्लस 90 180, तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ये 180 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। एंगल P प्लस एंगल O 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। और ये अब देखिए यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल O क्या हो गया, एंगल P प्लस एंगल O 360 माइनस 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है, इसका मतलब क्या होता है, एंगल P एंड एंगल O आर सप्लीमेंट्री एंगल। यही हमें प्रूफ करना था, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। आपसे कहा गया था प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ये जो एंगल बन रहा है जो दोनों टेंजेंट के बीच में है, इस सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री किसका, टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट, उस एंगल का जो सबटेंड हुआ है, बना है उन लाइन सेगमेंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला रहे हैं। ये दोनों लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला रहा है, तो जो एंगल सबटेंड हुआ है इन दोनों लाइन सेगमेंट से और वो एंगल जो दोनों टेंजेंट के बीच में है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आप इधर नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सबसे पहले ये समझते हैं सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का क्या मतलब है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता था हम दो फिगर को इस तरीके से बनाएं कि वो दोनों फिगर एक दूसरे को बस टच करें, इंटरसेक्ट ना करें, बस टच करें। तो इस पूरे टर्म को कहा जाता है सर्कमस्क्राइबिंग। तो आपसे कहा जा रहा है एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल के अराउंड बनाया गया है इस तरीके से कि वो सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है, तो ऐसा पैरेललोग्राम रोम्बस ही होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए गिवन में क्या है सॉल्यूशन, गिवन में आपको दे रखा है, इसको कुछ मान लेते हैं A B C D। गिवन में आपको दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि पैरेलल साइड इक्वल होती है, AB किसके बराबर हो गया CD के एंड BC किसके बराबर हो गया AD के। अगर ABCD पैरेललोग्राम है जो गिवन में दिया है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। 200 में क्या करना है, 200 हमें शो करना है ABCD द रोम्बस, ABCD द रोम्बस। अगर हमें ABCD रोम्बस शो करना है तो हमें इसके लिए क्या शो करना पड़ेगा, वी नीड टू शो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। पैरेललोग्राम क्या होता है जिसके अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो क्यों ABCD पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड बराबर हो गई। 200 हमें प्रूफ करना है ABCD एक रोम्बस है। अगर ABCD रोम्बस है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि चारों साइड बराबर है, क्योंकि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों साइड बराबर होती है ऐसे ही कोऑर्डिनेटर को रोम्बस कहा जाता है। तो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कह लीजिए, थ्योरम कह लीजिए, वो करवाई थी। मैंने आपसे कहा भी था एज अ रिजल्ट उसे याद रखना। एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि अगर ऐसे कोई कोऑर्डिनेटर है जो सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है एक सर्कल को, तो अपोजिट साइड का सम ABCD, अपोजिट साइड का सम मतलब AB प्लस CD इक्वल टू होता है BC प्लस AD। आप चाह के देख सकते हो लेक्चर में बैकवर्ड।
तो हमें प्रूफ कर चुके हैं कि एक कोऑर्डिनेटर जो सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग करता है उसकी अपोजिट साइड का सम बराबर होता है। तो मैं यूज कर रहा हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 हमें पता है वी नो ए बी प्लस सी डी सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल टू सम ऑफ अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड बी सी प्लस ए डी। अब देखिए ए बी किसके बराबर है, सी डी के। ए बी की जगह सी डी लिख देते हैं। ए बी किसके बराबर है, सी डी के, तो सी डी प्लस सी डी। बी सी किसके बराबर है, ए डी के, तो बी सी की जगह ए डी लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ताकि हम रेफरेंस दे पाए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ए सी डी 2 सी डी, ए डी 2 ए डी, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमें मिला वी गेट सी डी इक्वल टू ए डी। अब अगर सी डी ए डी के बराबर है तो देखिए इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला, देखिए ए बी किसके बराबर था, सी डी के, और सी डी किसके बराबर आ गया, ए डी के, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। दोबारा देखिए ए बी किसके बराबर था, सी डी के, इक्वेशन 2 से सी डी किसके बराबर हो गया, ए डी के, और ए डी किसके बराबर है, बी सी डी के, बी सी के। इससे क्या पता, ये क्या, इससे हमें क्या मिला, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब अगर ऑल साइड इक्वल है तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ए बी सी डी इज आर रोम्बस, ए बी सी डी रोम्बस है, हैंड्स प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ भी हो गया। आप वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। बाकी इस एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं अब करा रहा हूँ। ये लेंथी क्वेश्चन भी है काफ़ी ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस। फिर से ट्राइंगल ए बी सी इस तरीके से बनाया गया है कि वो सर्कल को टच कर रहा है, ना कि इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट बी डी डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहा गया है बी डी और डी सी ये इस तरीके से है कि जो बी सी है डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, मतलब डी ने बी सी को इस तरीके से डिवाइड कर दिया 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। आपको ए बी निकालना है ये पूरी लेंथ, और आपको ए सी भी निकालना है ये पूरी लेंथ। अब देखिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक बाहरी पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची जाए तो दोनों टेंजेंट बराबर होती है। तो ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। इसको कुछ नाम दे लेते हैं, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर। थ्योरम 10.2, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ की जाए तो वो दोनों टेंजेंट की लंबाई लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। थ्योरम 10.2 में हमें पढ़ चुके हैं। हमें अगर ये पता लग जाए तो हम मान लीजिए ये लेंथ x है तो x प्लस 6 हो गई ए सी, और अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची जाती है वो इक्वल होती हैं। तो फिर x प्लस 8 ये भी हम ए भी नहीं लेंगे। तो देखिए बाय सॉल्यूशन बाय थ्योरम 10.2, बाय थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 से हम कह सकते हैं C किसके बराबर होगा, सी डी के। दोनों टेंजेंट्स हैं और जो पॉइंट C से खींची गई हैं, और सी डी किसका है 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो C हो गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम कह सकते हैं बी एफ बराबर होगा बी डी के, और बी डी कितना 8 सेंटीमीटर, तो बी एफ की भी वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों चीजें आ गई। फिर आप इसको मान लीजिए x, लेट ए इक्वल टू एक्स। अगर ए ही x है
तो इसका मतलब ए एफ भी एक्स ही हो गया, क्योंकि दोनों एक्सटर्नल पॉइंट ए से खींची गई दो टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर तो लेंथ में बराबर होंगी। अब हमें अगर एक्स की वैल्यू पता लग गई तो एक्स प्लस 6 ए सी आ गया, एक्स प्लस 8 ए बी आ गया, तो आपको ए एक्स फाइंड आउट करना है बस। तो देखिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओ को सी से मिलाया, ओ को बी से मिलाया और ओ को ए से मिलाया। अब आपको 3 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और ये वाला तीसरा ट्राइंगल। ये 3 ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे। डायग्राम थोड़ा सा खराब सा हो गया, ठीक है। 3 ट्राइंगल्स, तो मैं एरिया निकालना हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये जो सबसे लार्जर ट्राइंगल है ए बी सी, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, ये वाला एरिया एओसी का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एओबी ये वाला एओबी का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, बीओसी का एरिया। अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं, पहला एओसी, दूसरा एओबी, तीसरा बीओसी, अगर मैं तीनों एरिया जोड़ दूं ट्राइंगल के तो ये लार्जर ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। अब देखिए इनका एरिया निकालिए, ये एओसी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इस ट्राइंगल में, एओसी में बेस, ये पूरा बेस क्या है, बेस है एसी, और हाइट क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो यही होगी हाइट। हाइट होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दी है। तो अभी मैं लिख देता हूँ, हाइट है हमारी, इस पॉइंट को क्या माना था ई, हाइट है ओ ई। ऐसे ही यहाँ पर 1/2 बेस, ए ओ बी का बेस कितना है ए बी, और हाइट कितनी है, यहाँ पर एफ है, हाइट ये रही ओ एफ, ओ एफ। सिमिलरली 1/2 बेस, बेस क्या है बी, बी ओ सी का बेस क्या है बी सी, और हाइट क्या है ओ डी, ओ डी। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की, ए सी की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 6, एक्स प्लस 6, ये x हो गई इतनी लेंथ, ये हमने मान चुके पहले ही, और ये 6 हो गई, और ओ ई क्या है रेडियस, तो 4, फिर से 1/2। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी लेंथ x है तो x प्लस 8, एक्स प्लस 8, और ओ एफ क्या है, ओ एफ रेडियस है मतलब 4 हो गया, ओ एफ 4 है। सिमिलरली 1/2 बी सी कितना है, ये दोनों तो गिवन है तो ऐड करके 14, और ओ डी कितना है 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2x प्लस 6, 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, ये हो गया 2x प्लस 8, 2 इंटू, इस 2 का इससे इंटू करा वो लिखा है, ये देखिए 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 28। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 2x प्लस 12, 2 इंटू 6 12, 2x प्लस 16, 2 इंटू 8 16, और ये हो गया 28। अब देखिए मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत है लेफ्ट वाले बोर्ड पे जो लिखा है उस स्पेस की। तो अगर आपको वीडियो पॉज करनी है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2x प्लस 2x 4x प्लस 12 और 28, 12 और 28 कितने हो गए 40, और 40 और 16 56। तो एक तरीके से तो मैंने एरिया निकाल लिया। अब देखते हैं अनदर वे। आपने अगर हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़ा है तो हम हीरोन्स के फॉर्मूले से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं, फिर दोनों एरिया को इक्वल रख के एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एक तो एरिया तरीका निकल ही गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए। पहले देखिए हीरोन्स का तरीका लगा रहे हैं तो आप हर किसी को ए बी सी नाम दे दीजिए। तो हम ए को क्या मानते हैं, लेट ए मान लिया मैंने x प्लस 6, बी मान लिया x प्लस 8, सी मान लिया 6 प्लस 8 जो कि 14 है। देखिए हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने के लिए आप पहली साइड को ए फिर बी फिर सी मानते हो, तो मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। अब हम निकालते हैं एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, इसीलिए इसका नाम एस दिया, सेमी से एस। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए की वैल्यू क्या है x प्लस 6, बी की वैल्यू क्या है x प्लस 8, सी की वैल्यू क्या है 14। आप किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी और किसी को भी सी।
एक्स प्लस एक्स 2x, ये कितना हो गया 28/2। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x, ये हो गया 14, क्योंकि ये होता है 2 × 14, तो 2 बाहर ले लिया 14, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, s की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब वैल्यू पुट कीजिए, s की वैल्यू क्या है x प्लस 14, फिर s की जगह x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू है x प्लस 6, और आगे माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का x माइनस का 6, फिर s की वैल्यू क्या है x प्लस 14, फिर माइनस b, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का x माइनस का 8, उसके बाद s की वैल्यू लिखी और माइनस में c की वैल्यू 14 है। फिर से एरिया ये कितना हो गया x प्लस 14 इंटू x में से x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 8, और ये x कैंसिल आउट, ये 6 हो गया, ये x आ गया। अब देखिए अगर किसी के पेयर बन रहे हैं तो उसे बाहर कर लीजिए, x प्लस 14 ये हो गया 2 × 2, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 इंटू x। आप ऐसे भी फैक्टर कर सकते हो, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1, 2 से गया 3, 3 से गया 1। अब क्या करिए, अब जिसके पेयर बन रहे हैं उससे बाहर कर लीजिए, 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, और स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है x प्लस 14 इंटू एक्स, और 3 भी है, इंटू में 3, ये स्क्वायर रूट में रहा। अब ये मान लीजिए इक्वेशन 1, ये एरिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें मिलेगा ये दोनों एरिया बराबर है, मतलब 4x प्लस 56 जो इक्वेशन 1 का एरिया है इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 4 इंटू रूट 3x प्लस 14 इंटू x, यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये वाला पार्ट है यहाँ पर, अब इसमें से 4 कॉमन ले रहा हूँ, ये 4x, ये 4 × 14, 4 × 14 होता है 56। आप 56 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 14, तो 4 बाहर आ गया, तो ये बना है 4x प्लस 14, और ये रूट के अंदर बाहर 4 है, 3x प्लस 14 इंटू x। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एरिया निकाला, किस तरीके से ट्राइंगल्स को हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उन पार्ट के एरिया का जोड़ दिया तो पूरे सर्कल का एरिया बन गया। फिर हीरोन्स का फॉर्मूला लगाया। अब तब स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया x प्लस 14 का स्क्वायर, और ये हो गया 3x प्लस 14 x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये हो गया x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, और ये हो गया हमारा 3x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 से x प्लस 14 गया, ये आ गया x प्लस 14 इक्वल टू 3x, ये x राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, 14 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 14 इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे को क्वेश्चन वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने वाला है। तो देखिए ये 14/2 इक्वल टू x इक्वल टू 7, और सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी तो 7 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं ए बी क्या था, देखिए ए बी है x प्लस 8, ए बी था x प्लस 8, तो x की वैल्यू पुट कीजिए 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, यूनिट में बाद में लिख रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। ए सी क्या था x प्लस 6, x की वैल्यू पुट कीजिए 13 सेंटीमीटर। तो यही फाइंड आउट करना था और ये फाइंड आउट हो गया, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और पेपर में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो करते हैं और फिर एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन को समझिए, क्या रहा है कोऑर्डिनेटर है जो सर्कल को टच कर रहा है, इस तरीके से कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ किया गया है अराउंड द सर्कल इन विच कोऑर्डिनेटर ओनली जस्ट टच द सर्कल। आपको प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड है ये सेंटर पे एंगल कितना बना रही है, ये सेंटर पे एंगल सप्लीमेंट्री सबटेंड कर रही है। अपोजिट साइड जो एंगल सेंटर पे बना रही है वो एंगल का सम 180 डिग्री, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर, अपोजिट साइड क्या है ए बी और सी डी या फिर बी सी और ए डी। कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का समीशन 180 डिग्री आएगा। मतलब आपको प्रूफ करना है सॉल्यूशन टू प्रूफ में एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री एंड क्योंकि अपोजिट साइड तो ये भी है तो ये भी सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी वो भी सप्लीमेंट्री है, मतलब एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। कैसे, वो भी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को E माना, F माना, G माना, H माना। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। ये O को G से ज्वाइन करा, ज्वाइनिंग O विद F। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। कंस्ट्रक्शन ज्वाइनिंग पॉइंट O विद पॉइंट A, ज्वाइनिंग पॉइंट O विद पॉइंट E, F, G एंड H। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब देखिए मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल EOA एंड ट्राइंगल FOA। OE किसके इक्वल है, OF के। बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसी तरह OA क्या है, कॉमन साइड है, और AE किसके इक्वल है, AE इक्वल है AF के, AE इक्वल AF बाय थ्योरम 10.2 थ्योरम कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट A से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो इक्वल होती है। तो ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AEOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FOA। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाता है। तो इस वाले एंगल को सिंप्लिसिटी के लिए एंगल 1 मान रहा हूँ, इसको एंगल 2 मान रहा हूँ। तो एंगल EOA इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल FOA के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाले एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे तो EOA कवर अप करेगा FOA को, FOA बाय CPCT। फॉर सिंप्लिसिटी हम एंगल EOA को एंगल 1 कहेंगे, एंगल FOA को एंगल 2 कहेंगे। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें मिला एंगल 1 बराबर एंगल 2। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। जैसे मैंने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे, ठीक उसी तरह से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों साइड, क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बोथ आर कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, और BH बराबर हो जाएगा B के टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं ट्राइंगल EOB कॉन्ग्रुएंट टू
ट्राइंगल HOB के। और फिर से अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। तो एंगल इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4। तो हम लिख सकते हैं अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो EOB इक्वल टू हो जाएगा HOB के। और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये लिख रहे हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। इसी तरह से सिमिलरली जैसे मैंने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। तो हमें मिलेगा एंगल HOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GOC। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कॉमन साइड है और ये रेडियस है। तो CPCT से आया बाय CPCT। ठीक इसी तरह से हम ले सकते हैं एंगल HOC ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल GOC इस एंगल के। और सिंप्लिसिटी के लिए इसको मान लेते हैं एंगल 5, इसको एंगल 6। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, इसको मान लिया इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट लास्ट बचा है सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ट्राइंगल GOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GOD। ये पहला क्या था, HOG। ये दोनों तो हो चुके हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ओके, तो GOD कॉन्ग्रुएंट टू FOD। ये दोनों ही तो ट्राइंगल बचा है लास्ट वाले, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये कॉमन है और ये दोनों रेडियस है। तो GOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी FOD के। फिर बाय CPCT, ये CPCT से पता लगता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल कवर अप कर लेगा GOD वाले एंगल को। तो हम लिख सकते हैं एंगल GOD इक्वल टू एंगल FOD। GOD ये वाला एंगल ये कवर अप कर लेगा FOD इस वाले एंगल को। अब सिंप्लिसिटी के लिए इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इसको 8। तो हमें क्या मिला, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब बताइए इन 8 एंगल का समीशन क्या होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना होगा, 360 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। एक डॉट के चारों ओर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, क्योंकि वो कंप्लीट एंगल बनाते हैं। अब देखिए पहला मुझे प्रूफ करना है AOB। AOB में कौन सा एंगल है, AOB 1 और 4। तो मैं 1 और 4 को रखूंगा और प्लस में COD में कौन सा एंगल है, 4 6 और 7। तो मैं 6 और 7 को रखूंगा। तो मुझे एंगल 1 संभाल के रखना है, एंगल 4 चाहिए, एंगल COD 6 चाहिए और 7 चाहिए। तो एंगल 1 एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए एंगल 1 एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के। तो मैं एंगल 2 को एंगल 1 ही लिख सकता हूँ। एंगल 3 चाहिए, नहीं चाहिए। तो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 बराबर है 4 के। ओके, और एंगल 4 का 4 ही लिखा। ये जो मैंने चेंज करे वो लिख रहा हूँ। एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 5 चाहिए, नहीं चाहिए। एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के, एंगल 6 लिखा। और एंगल 6 ही है। एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 7 चाहिए, एंगल 8 नहीं चाहिए। तो एंगल 8 बराबर है एंगल 7 के। और ये पूरा किसके इक्वल है, 360 के। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको एंगल A 2 बार दिख रहा है, एंगल B 2 बार दिख रहे हैं, एंगल C भी आपको 2 बार दिख रहे हैं। तो जो 2 बार दिख रहे हैं उन्हें मर्ज कर लीजिए। 2 एंगल A प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 6 प्लस एंगल 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 ले लिया कॉमन, एंगल 1
प्लस एंगल 4 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन्हें मर्ज कीजिए, अगर एंगल 1 और एंगल 4 को जोड़ोगे क्या मिलेगा, एंगल 1 और एंगल 4 को जोड़ोगे तो मिलेगा एंगल 1 कितना है AOE और एंगल 4 कितना है BOE, तो दोनों को जोड़ोगे तो AOB, ये मिल गया AOB। और एंगल 6 और 7 को जोड़ोगे तो COD मिलेगा, एंगल COD। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया राइट हैंड साइड में, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला पार्ट तो हो गया, अब मुझे ये पार्ट प्रूफ करना है, तो ये बहुत ईजी है। एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD, ये सारा जोड़ के कितना हो जाएगा 360 डिग्री। फिर से एक लाइन के चारों ओर बनने वाले एंगल का समय देखिए, एंगल AOB, एंगल COD, एंगल BOC, एंगल AOD, ये अगर आप सारे एंगल जोड़ लो तो एक लाइन के चारों ओर वाला एंगल आ गया, कंप्लीट एंगल आ गया। इसकी वैल्यू क्या है अभी भी प्रूफ करिए 180 डिग्री। और ये आ गया एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री। ये उधर जाके कहाँ राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी प्रूफ हो गया। एक तरीका तो यह है प्रूफ करने का, एक तरीका यह है जैसे मैंने इन एंगल्स को प्रिजर्व रखा था, इनको चेंज नहीं करा था बाकी एंगल के टर्म में, वैसे इस बार क्या कीजिए, क्या क्या बच गए, एंगल 2 को एक्सचेंज करा था, एंगल 3 को, एंगल 5 को, एंगल 8 को। तो इस बार आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर ये तरीका अच्छा नहीं लगा इसी इक्वेशन में इस बार इन एंगलों को आपको प्रिजर्व रखना है, इनको इंटरचेंज नहीं करना, जो पिछली बार इंटरचेंज नहीं करे थे वो चेंज कर देना है, तो भी यही चीज़ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी आप ये सोच सकते हो हमने इक्वेशन वगैरह क्यों लिखी है, तो हम यहाँ पर रेफरेंस भी देंगे कि जो आपने चेंज करा है ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 10.2 वो सारे मैंने करा दिए, फिर भी आपको डाउट हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करूँगा।